उन्होंने अडॉप्ट किया था यशवंत राव जी को, जो कि किसके लड़के थे? एक ब्राह्मण विडो के लड़के थे। दोस्तों, दौर था 1827 का, जब महाराष्ट्र के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट सतारा के एक छोटे से गांव में एक ऐसे विजनरी इंसान का जन्म होता है जो कि आगे चल कर के पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए और उनकी शिक्षा के लिए बहुत बड़े रिफॉर्म्स लेके आता है। और वो आगे चल कर के बड़ी बड़ी हस्तियां जैसे कि महात्मा गांधी जी और B.R. अम्बेडकर जी को प्रोत्साहित करता है, प्रभावित करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योतिराव फूले जी की। वैसे दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेशन। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक अपील है आप सभी लोगों से कि देखिए, अगर मेरे नाम में भी देखेंगे तो अतुल द्विवेदी, इट मीन्स लॉजिकली, और जाति वाइज अगर आप देखेंगे तो मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको सीधे सीधे ये पता चलने वाला है कि हमारे जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी उसके विरुद्ध कोई खड़ा होता है और सोशल रिफॉर्म लाने की कोशिश करता है, ना केवल जाति के आधार पर बल्कि वर्ग के आधार पर, वुमेन की एम्पावरमेंट के आधार पर वो रिफॉर्म्स करते हैं गर्ल्स की एजुकेशन में, जो कि जाति से हटकर है। अब अगर यहाँ पर आप हेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पे कहते हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने बहुत गलत किया है, ठीक है, उस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो ये बात रियलिटी है। वर्ण व्यवस्था थी, और ना केवल ब्राह्मण ने बल्कि अगर आप सर्वे उठा करके देखेंगे, डेटा देखेंगे, तो हर ऊपर वाला नीचे वाले को प्रताड़ित कर रहा था। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर वर्ण व्यवस्था की बात करूं तो आपने अपनी पढ़ाई के दौरान यूपीएससी में देखा होगा, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर नीचे शूद्र आते थे, ठीक है। तो ऊपर वाला जो है हमेशा से ऑपरेशन रहा है, चाहे मैं वैश्य की बात करता हूँ तो शूद्र के ऊपर ऑपरेशन, या फिर क्षत्रिय नीचे, ऐसे ब्राह्मण फिर देखेंगे तो ब्राह्मण नीचे वालों पर ऑपरेशन, ये फिर क्षत्रिय। तो इस हिसाब से जो है एक्सप्लॉइटेशन होता था। आज भी देखेंगे ये चीज़ पहले कास्ट थी, आज क्लास के रूप में है। पर यहाँ पर आपने सुना होगा कि द पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी जिसके पास सत्ता होती है वो बहुत ही ज़्यादा उसके चांसेस हैं कि करप्ट हो जाए। तो क्या आप उसी रास्ते पर अब भी चलने वाले हैं? क्योंकि अगर मैं ज्योतिराव फूले जी की बात करता हूँ तो उन्होंने किसके खिलाफ लड़ाई की, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वो दोस्तों माली कास्ट से बिलोंग करते थे। माली कास्ट, जिन लोगों को पता होगा, वो माली क्या होते हैं, वो गार्डनर का काम करते हैं या फिर वेजिटेबल फार्मर का। और बेसिकली हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि माली का काम जो है फूल, आपने मंदिरों में देखा होगा, फूल बेचने का काम करते हैं, ठीक है। और यहीं चल करके उनका नाम फूले भी रखा गया क्योंकि उनका फूल का बिजनेस था, और जिसकी वजह से उनके फैमिली को 35 एकड़ की ज़मीन मिलती है पेशवा बाजीराव टू से। पेशवा बाजीराव कौन थे? अब आपको पता होगा कि पेशवा भी एक ब्राह्मण थे। और यहाँ पर दोस्तों, जब आपकी सल्तनत ख़त्म होती हैं, मुग़ल एम्पायर लूज़ करता है और यहाँ पर छोटे छोटे हमारे किंगडम्स वो बड़े होने लगते हैं, जैसे मराठा किंगडम हो गया, तो ये बड़े होते हैं। फिर इन मराठा के बाद ये पेशवा आते हैं। अब उस समय क्या था कि समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी, छुआछूत थी और कई सारी चीज़ें विद्यमान थी, जो कि मैं अगर अपने एंड से बात करूँ, अगर आप यहाँ पर खड़े होकर के देखते हैं, एक लॉजिकल माइंडसेट से देखते हैं, जहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलते हैं और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटी के बारे में, तो यहाँ ये चीज़ें सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, पहले अगर आप ये सोचिए कि जब इंसान आपके खेत में जाके काम करता है, कोई लोअर कास्ट का है, अपर कास्ट के खेत में जाके काम करेगा, वो उपज वहाँ पर करेगा और फिर वो घर में आकर के वही सेम चीज़, वही दाना रख रहा है, उसके बाद वो छुआछूत कैसे हो गई? आप लॉजिकली देखें, बायोलॉजिकली देखें, आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो हवा भी तो सेम सी है, लेकिन ये सब एक पावर गेम होती है। पर यहाँ पर दोस्तों, अगर सेम काम हम आज करेंगे, आज खुद को स्ट्रैटिफाई करेंगे, फिर हम कहेंगे कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, फिर आज जात के नाम पे झगड़ा करेंगे, एक दूसरे में फूट करेंगे, तो फिर यहाँ पर हमारे जो रिफॉर्मर्स हैं, उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, उसका फ़ायदा क्या होगा? किसी रिफॉर्मर को आपने सुना है कि आगे चल करके आप डिस्क्रिमिनेशन कीजिए? आइए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। दोस्तों, इनकी माँ का नाम चिन्माबाई था, जो कि एट
9 मंथ, और ये जब 9 महीने के थे तभी इनका देहांत हो गया। इनके पिताजी का नाम गोविंद राव था और उनका वेजिटेबल्स का स्टॉल था। इनकी एजुकेशन दोस्तों कहाँ से हुई? शुरू में तो ये जो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से हट निकल जाते हैं स्कूल से, पर उसके बाद स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल पुणे में इनका जो है दाखिला होता है 1841 में, और वहाँ से ये जो है अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। और ये वेस्टर्न फिलोसफर्स की जो है बातें उनकी बुक्स पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे, और इस वजह से ये जैसे कि थॉमस पेन्स हो गए, उनकी द राइट्स ऑफ मैन यानी लोगों के अधिकार के बारे में उससे इन्फ्लुएंस हुए, और यही चल करके आगे इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। सत्यशोधक समाज मतलब क्या होता है? सोसाइटी ऑफ ट्रुथ सीकर। सत्य मतलब आपका ट्रुथ, और शोधक मतलब सर्च करने वाला, यानी जो सत्य को सर्च करे कि सत्य क्या है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने किस चीज़ पर जोर दिया? कास्ट इक्वलिटी। अगर कास्ट इक्वलिटी की बात करें तो आज के टाइम में देखेंगे तो आर्टिकल 21 देखेंगे, ये आपका क्या होता है? आर्टिकल 21 में आपकी राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, और यहाँ पर आपका जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कहीं भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। आर्टिकल 16 है आपको, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है दोस्तों। और आर्टिकल 15 है जहाँ पर सब अनइक्वल जितने भी लोग हैं उनको इक्वलिटी दी जाती है। जैसे आपकी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे समाज में कोई भी जाति वर्ग के लोग हैं उनमें किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास आज संविधान है। आज आप देखेंगे तो आज हमें रिजर्वेशन, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मिला हुआ है। तो अगर पुरानी बातें हम करेंगे और हम संविधान की नींव को हिलाने की बात करेंगे, जिसको B.R. अम्बेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लास और लोगों को एक साथ लाने के लिए किया। ऐसा नहीं है कि नीचे वाले को उठा करके अगर आप ऊपर रख देंगे, मतलब ये हायरार्की चल रही है, यहाँ पे शूद्र को उठा करके आप ऊपर रख दो, फिर ब्राह्मण को नीचे कर दो, क्षत्रिय को, वैश्य को, ऐसे पूरा अगर एक इंटरचेंज कर दोगे तो फिर वो साइकिल शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो विजनरी मैन हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे हमें स्ट्रैटिफिकेशन नहीं करना, यहाँ पे हमें हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ना कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और अगर आज आप हेट करेंगे किसी से तो वो चीज़ें फिर वही चीज़ दोहराएगी, बस नाम चेंज हो जाएगा। इंसान हम वही हैं, आंखें वही हैं, खून वही है, बस नाम है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो। लेकिन अगर यही चीज़ फिर हो जाएगी तो शूद्र टॉप पे हैं, अच्छा तुम शूद्र हो, तुमने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, सेम चीज़। पर ये हमें नहीं करना है। और आज आप देखेंगे अगर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है, बिल्कुल आवाज़ उठा सकते हैं, सब लोग आकर के सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है एक साथ आना पड़ेगा और इस कुरीत को बैठ करके बिना किसी हेट के सुलझाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे और देखेंगे तो इन्होंने वुमेन की एजुकेशन के ऊपर कितना ध्यान दिया। देखिए वुमेन की एजुकेशन के, और एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर आप कहते हैं ना कि ब्राह्मण जो है उन्होंने जो किया वो गलत बात है, बिल्कुल सही बात है, पर महानता एक इंसान की कैसे पता चलती है आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे उनकी जो शादी हुई थी सावित्रीबाई फूले जी के साथ हुई थी 13 साल की उम्र में, 1840 की ये बात है। लेकिन उनका कोई भी बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं था और उन्होंने अडॉप्ट किया था यशवंत राव जी को, जो कि किसके लड़के थे? एक ब्राह्मण विडो के लड़के थे। यानी उन्होंने विडो के लिए हाउसेस बनाए हुए थे, जहाँ पर आकर के जो महिलाएं हैं जिनके पति मर गए हैं या उनके पति ने छोड़ दिया है, समाज की कोई भी कुरीतियाँ, सती प्रथा चल रही थी, बहुत सारी कुरीतियाँ थी उस समय, तो उससे जो भी किसी भी प्रकार की उनको समस्या है वो आके वहाँ पे शेल्टर उनको मिलता था, रह सकती थी। और वहीं की एक ब्राह्मण विडो यानी ब्राह्मण का ही वंश आप देख रहे हैं, यानी जिसके खिलाफ, जिस प्रथा, जिस कुरीत के खिलाफ है, और वो कह रहे थे कि यही एलिटिस्ट लोग हैं, इन्हीं की वजह से, इन सारों की वजह से, ऊपर वालों की वजह से ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, इन सब की वजह से डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है, हमें ऑपरेस किया जा रहा है, और उसी के बच्चे को वो गोद ले रहे हैं। क्यों?
क्योंकि ये इंसान की महानता को दर्शाता है कि द पर्सन डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वो ये नहीं चाहते हैं कि कल कोई शूद्र जो है वो बैठ कर वो ब्राह्मण की गद्दी पर बैठ जाए और नीचे वाले को फिर वो ऑप्रेस करना शुरू कर दें, क्योंकि बात वही हो जाएगी। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ इधर है साउथ उधर है, रिपल्सन आपका अगर नॉर्थ नॉर्थ मिलाओगे रिपल्सन होगा, साउथ साउथ मिलाओ रिपल्सन होगा, या फिर उसको दोनों को चेंज कर दोगे कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। तो इस वजह से यहाँ पर चाहिए क्या, एक हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, ना कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे इक्वलिटी होनी चाहिए, और यही इसी का सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे फूले जी देते हैं। और इन्होंने कितने सारे काम किए हैं आप यहाँ पर देखेंगे, तो बहुत विजनरी इंसान थे। और इन्होंने उस समय सोचिए कि इनका बहुत विरोध भी हुआ है, बहुत समुदाय की तरफ से, ब्राह्मण कम्युनिटी की तरफ से, और जो और अपर कास्ट थी उनकी तरफ से, कि ये तुम हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हो। अब इधर देखेंगे अगर आप, तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, जैसे गुलामगिरी हो गया, जो कि क्रिटिक करता है कास्ट सिस्टम को। स्लेवरी में इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में स्लेवरी के नाम से, ठीक है। फिर सत्यशोधक समाज की हमने आपको बताया है इन्होंने स्थापना करी। ये हिज राइटिंग डिनाउंस्ड वेदास, और एक चीज़ और है, ये ब्राह्मणिकल टेक्स्ट और वेदास को डिनाउंस करते थे। लेकिन आज मैं अगर आपसे बात करता हूँ, देखिए वेदास एक, अगर आप किसी भी व्यक्ति को देखेंगे, अगर उसके जीवन में बचपन से, आपके ही जीवन में अगर बचपन से किसी भी प्रकार का आपको लगता है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और अगर वो सत्य है, तो बिल्कुल आपका माइंडसेट ऐसा होगा कि किस कारणों की वजह से हो रहा है। तो वहाँ पे बेशक लगे होंगे कि ये जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, स्मृतियाँ लिखी हुई हैं इसकी वजह से। और स्मृति और वेदास में बहुत बड़ा अंतर होता है दोस्तों। आप अगर खुद से देखिए, अगर आप वेद पढ़ेंगे, वेदांत पढ़ेंगे, आप अष्टावक्र गीता पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको चीज़ें क्या समझ में आएंगी कि जैसे आज आपका क्लास है, क्लास किस बेसिस पर होता है, आपकी योग्यता के बेसिस पर, आपके मेरिट के बेसिस पर होता है। उसी जैसा आपका पहले कास्ट हुआ करता था, जहाँ पर श्री कृष्ण गीता अगर आपने पढ़ी होगी, श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन को कहते हैं कि जब मैं तुम्हें गीता का ज्ञान दे रहा हूँ तो तुम ब्राह्मण हो और इसको तुम्हें अर्जित करना पड़ेगा, और अगर तुम यहाँ खड़े हुए हो रणभूमि में तो तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय हो, ठीक है। और अगर तुम अपने प्रजा की सेवा करते हो तो तुम शूद्र हो, और अगर उनके लिए, क्योंकि आपको चलाना है, अपना साम्राज्य चलाना है, तो आपको ज़रूरत किसकी पड़ेगी, आपको ज़रूरत रिसोर्सेज की पड़ेगी। तो अगर आप रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हैं तो आप वैश्य हैं। तो आप इन सब चीज़ों से आगे बढ़िए, और आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पथ पर चलिए। अगर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, बिल्कुल उसके साथ सब मिलजुल कर आवाज़ उठाएंगे। और मुझे तो नहीं लगता मैंने कभी आज तक किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करी है, और आप भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। साथ में रहिए, सपोर्ट रहिए, और एक साथ इस देश की तरक्की में आगे बढ़ते हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप सरनेम छोड़ दीजिए, सब सरनेम। मैं भी अपना नेम इंडियन लिखने को तैयार हूँ, भारतीय, अतुल भारतीय लिख दूँ मैं कल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत है, हमें भारत से प्यार है, हमें भारत से गर्व है। तो आप जो है पीछे की कास्ट छोड़िए, क्या दिक्कत है, सब छोड़ो ना, पता चलेगा दूसरे शहर में जाओगे। अभी बात भी ऐसा है, आप शहर में रहने किसी अच्छी सोसाइटी में देखना, तो आप आपकी क्लास देखी जा रही है, कास्ट नहीं देखी जा रही है। कुछ जगह प्रिविलेंस है, लेकिन अगर आप इसको फ्यूल करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, तो ये भावनाएं और बढ़ती जाएंगी। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है, क्या आज भी हमें हेट करना चाहिए आपस में? तो इसके दो आंसर हैं, एक यस और दूसरा नो। यस किस कंडीशन में, अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, आपके फंडामेंटल राइट्स की आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो बिल्कुल आप अपनी आवाज़ उठाइए और सब लोग मिल करके उसके खिलाफ लड़ेंगे। और नो क्यों? और नो इसलिए कि अब पुरानी बातों से आगे बढ़ कर के साथ में मिल कर के बी आर अम्बेडकर जी के, ज्योतिराव फूले जी के, महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पे हमें चलना है। और कंट्रीब्यूशन की बात करता हूँ, तो आज अगर आप देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पावर दी है। ब्राह्मणों की खासकर अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे आज़ादी के बाद आफ्टर 1947 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट किया है। मेरा भाई एयरफोर्स में है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, वो सुबह उठता है तो जान हथेली पर लेकर के जो है वो राफेल मिराज ये उड़ाता है। क्यों? हमारे लिए। वो ये नहीं सोचता कि 4% ब्राह्मण है उनके लिए लड़ूंगा, नहीं, वो देश के लिए लड़ता है। देश में
4 हमें दोस्तों हमारे देश को नोबेल प्राइज़ मिले हैं, जिसमें से 3 ब्राह्मण हैं, यानी 75%। और क्यों? क्योंकि वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। अभी भी शिक्षा पर तवज्जो दी जाती है और आप यहाँ तक पहुँचे हमारी मेरी इस वीडियो में, आप भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी शिक्षा से जुड़े हैं, तो हर वर्ग, हर समुदाय के लोग एक साथ आगे आएँगे दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर साहस की, धैर्य की, सब लोगों की सेवा की, तो माना जाता है कि आर्मी से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। वहाँ देखेंगे तो B21 में से 4 परमवीर चक्र ब्राह्मणों को मिले हैं। जाति समुदाय की अगर मैं विशेष की बात करता हूँ, जो कि होता है 20% दोस्तों। आर्मी चीफ्स की बात करता हूँ दोस्तों, अभी तक 10 आउट ऑफ 28 आर्मी चीफ्स ब्राह्मण कम्युनिटीज़ हैं, जिसको कहते हैं 36% होगा। और उसी के साथ अगर मैं महावीर चक्र की बात करता हूँ, महावीर चक्र, तो वो मिला हुआ है दोस्तों 35 लोगों को, जो आउट ऑफ 219, जो कि कितने परसेंट बनते हैं, 16%। और दोस्तों कारगिल की लड़ाई में आपको पता है क्या हुआ था, वहाँ पर जो गैलेंट्री मेडल दिए गए उसमें 18 आउट ऑफ 64। तो बात यहाँ पर ये नहीं है, ये जो इंसान हैं जो सब लड़ रहे हैं अपने देश की रक्षा के लिए, जो अपना बलिदान दे रहे हैं आर्मी में, आर्मी के जवान हो गए, ऑफिसर्स हो गए, जो कोई भी है जो सेवा कर रहा है देश की, उसमें कोई 4% ब्राह्मण नहीं आते, उसमें सब आते हैं, सारी कास्ट आती है। और मैं ये कहता हूँ कि कास्ट जैसी चीज़ को अब हटाने की ज़रूरत है, अब इसको आगे खींचने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पर हमें ऐसा नहीं करना है कि बस बहुत हो गया जो हो गया, अब इस प्रोपोगेंडा को यहीं पर ख़त्म करते हैं और हम सब एक भारतीय, एक इंडियन के रूप में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर अभी देखेंगे तो होंगे बहुत सारे लोग आएंगे, पुरानी पुरानी चीज़ें कहेंगे और इससे नैरेटिव फैलेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप तैयार हैं इस देश को एक साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने के लिए। भाई मैं तो तैयार हूँ, मेरे घर वाले भी तैयार हैं, क्योंकि वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरे नाना जी आर्मी में थे, मेरा भाई आर्मी में है, सब देश के लिए बलिदान कर रहे हैं। और वहाँ ऐसे जाके नहीं होता कि तुम इस कास्ट से बिलोंग करते हो तो नहीं नहीं मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूँगा, नहीं, जब गोली लगती है तो जाति नहीं देखती, जब गोली चलती है तो जाति नहीं देखती है, तुम ब्राह्मण हो तुमको नहीं लगूंगा, सबको लगती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।